मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को, जो तुम्हारे एग्जाम में यहां से बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। मैंने यहां पर 2020 के सेट रख रखा है, ठीक है, जिससे क्या होगा तुम्हें 2020 क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और तुम्हें इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो देखो पहला एमसीक्यू क्या कहता है कि मान लीजिए आप एक बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है ना, आपके पास ठीक है ऋण वितरण करने के लिए 4 आवेदक है। पहला आवेदक, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप बैंक के क्या है, मैनेजर है, ठीक है ना। आपके पास आपको क्या करना है, ऋण को मतलब कि जो आपके पास उधार है पैसा, मतलब कि जो आपको क्या करना है, ऋण देना है, ठीक है ना। किसी को क्या करना है, ऋण देना है, उधार पैसा देना है, ठीक है। तो जिनका नीचे तालिका में दिया गया है, यदि अन्य कारक समान हो तो बताइए आप निम्न में से किससे सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे और ऋण की वापसी समय पर हो सकेगा। ठीक है, यानी कि आपको बोला है कि आप इन चारों व्यक्तियों में से किसको आप जल्दी ऋण दे दोगे, उधार जल्दी किसको दे दोगे, ठीक है ना, जल्दी आप किसको उधार दे दोगे। तो आइए, ठीक है, जल्दी उधार किसको दोगे आप, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो मनोज नाम का जो व्यक्ति है, इसके पास आवश्यक कागजात भी है। तो बैंक में अगर हमें क्या करना, ऋण लेना है तो उसके लिए कागजात लगाना पड़ता है, तो इसके पास है, मनोज के पास, ठीक है। समर्थक ऋणाधार भी है, समर्थक ऋणाधार मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए भी इसके पास है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। यानी कि जब आप क्या करोगे, बैंक में कुछ गिरवी रखोगे तभी तो तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है, लोन मिलेगा। उसके बाद पुराना ऋण नहीं है, इसके पास पुराना ऋण भी नहीं है, कोई उधार भी नहीं है इसके पास। तो यानी कि इसके पास जो भी सारी चीजें हैं वो ऋण लेने के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। अगर एक ऐसा व्यक्ति हो तो उसको क्या मिल जाएगा, आसानी से ऋण मिल जाएगा। अगर रमेश की बात करें तो इसके पास कागजात है, आवश्यक कागजात है, लेकिन इसके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो इसको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, सुरेश के पास, ठीक है, आवश्यक कागजात भी नहीं है और समर्थक ऋणाधार भी नहीं है, तो इसको भी नहीं मिलेगा ऋण। ठीक है, विकास के पास तीनों चीजें ही नहीं है, तो किसके पास सभी चीजें हैं, मनोज के पास, तो ऋण किसको मिल जाएगा, सबसे पहले मनोज को मिलेगा। ठीक है, तो किसका आंसर क्या जाएगा, सी, यानी कि मनोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, ठीक है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे एक देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। हाँ, एक देश की अर्थव्यवस्था का जो संकट होता है वो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी क्या हो सकता है, पड़ सकता है। जैसे कि मान लो अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इस युद्ध से, ठीक है, जो ईरान हो गया, इराक हो गया, अमेरिका, इनके जो अर्थव्यवस्था में जो संकट पड़ेगा उससे क्या होगा, आसपास के देशों पर भी क्या पड़ेगा, संकट पड़ेगा। तो जब एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट पड़ता है तो दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी संकट पड़ता है। वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ा है। वैश्वीकरण ने क्या किया है, देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ रखा है। तो वैश्वीकरण का मतलब ही यही होता है कि देशों को क्या करना, जोड़ देना। तो देखिए अभिकथन जो है ये भी सही है, कारण भी क्या है, सही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभिकथन कारण दोनों सही है, कथन अभिकथन की सही व्याख्या भी है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये अभिकथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, श्रीमान नंद किशोर संगठित क्षेत्र में कार्य करें। संगठित क्षेत्र आपको पता ही है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर, ठीक है ना, सरकार के द्वारा योजनाएं की जाती है, ठीक है, सरकार के द्वारा नियंत्रण होता है। बताइए निम्न में से कौन सा सुविधा उन्हें प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए उन्हें नियमित वेतन भी मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, नियमित वेतन भी मिलेगा उन्हें, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी मिलेगी। अवैतनिक जो अवकाश होता है वो असंगठित क्षेत्र में होता है। किसमें होता है, असंगठित क्षेत्र में होता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में क्या होता है, नियमित वेतन मिलेगा और रोजगार की सुरक्षा भी मिलेगी। तो पहला और तीसरा किसमें है, तो सी वाले, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही कौन सा इसमें से, परिवहन द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, ठीक है, तृतीय में आता है।
तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो हाँ ये बात सही है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्रक में आता है? नहीं आता है, ठीक है। शिक्षा का संबंध प्राथमिक क्षेत्रक में नहीं है, तो कौन सा सही हो गया? आपका बी सही हो गया। तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, बोला उचित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक देश जिसमें उच्च जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है। एक देश है जिसमें लोग अच्छे लंबे समय तक जी रहे हैं, स्वास्थ्य हेल्थ भी उनकी अच्छी है, उनको ठीक है प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, उस देश के रूप में जाना जाता है। उसे किस देश के रूप में जाना जाता है? तो उसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है। किसके देश में जाना जाता है? उसको विकसित देश के रूप में जाना जाता है, जहां पे सारी चीजें अच्छी होती है। अगले की बात करते हैं, तो नीचे दिए कथनों अभिकथन और कारण दे रखा है, ठीक है। तो उसमें से देखा महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है। हाँ, महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है? कम है, ये बात सही है, ठीक है। समाज में श्रम का विभाजन लिंग के आधार पर किया जाता है। हाँ, ये भी सही है, ठीक है, कि समाज में जो श्रम का विभाजन है, ठीक है, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, तो ये लिंग के आधार पर किया जा रहा है। किसके आधार पर किया जा रहा है? लिंग के आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? पुरुषों की अपेक्षा कम है, ठीक है। महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या है? कम है, ठीक है, ठीक है। लेकिन श्रम विभाजन जो है, ठीक है, वो लिंग के आधार पर किया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये पढ़ाई से बात कर दे रहा है और ये श्रम यानी कि मेहनत से बात कर दे रहा है। तो पढ़ाई और मेहनत क्या अलग अलग हो गए, तो इसका क्या जाएगा? ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर मिलान करना है। हमें क्या करना है? इसके अंदर मिलान करना है, ठीक है। तो देखो, संघ सूची क्या होता है? जिसपे केंद्र सरकार क्या करती है? काम करती है। राज्य सूची वो होता है जिसपे राज्य सरकार काम करेगी। समवर्ती सूची वो होता है जिसपे दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों मिलकर क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ए का जो होगा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा वन आ जाएगा। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? तुम्हारा व्यापार और वाणिज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यापार और वाणिज्य। तो देखो, इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी है। पहले का दूसरा, बी का पहला और तीसरे का तीसरा, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आठवां देखो, निम्नलिखित कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षेत्रीय वितरण का एक भाग नहीं है? सत्ता के साझेदारी में क्षेत्रीय वितरण, ठीक है, क्षेत्रीय वितरण में कौन सा भागीदारी नहीं है, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रीय वितरण में जो होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में बांटा जाता है। क्षेत्रीय वितरण के अंदर क्या किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में बांटा जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय वितरण के अंदर। और जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका और जो विधायिका होती है उसका ऊर्ध्वाधर में वितरण किया जाता है। तो क्षेत्रीय वितरण का भाग है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का क्षेत्रीय वितरण का भाग है? सॉरी, ठीक है, क्षेत्रीय वितरण का पूछा है। तो क्षेत्रीय वितरण का जो होता है वो आपका कौन सा हो जाता है? तो क्षेत्रीय वितरण का जो आपका होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का होता है। क्षेत्रीय वितरण का आपका किसका होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का होता है। और जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में होता है। दोबारा से मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, जो क्षेत्रीय वितरण होता है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में होता है। और जो आपका ऊर्ध्वाधर वितरण होता है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? क्षेत्रीय वितरण का भाग है तो कार्यपालिका है। क्षेत्रीय वितरण का भाग कौन सा होगा? इसमें कार्यपालिका होगी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका, उसको करेक्ट करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन भारत की भाषा नीति के संदर्भ में सही है? भाषा नीति की, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बोला गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है। हाँ ठीक है, हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी हिंदी क्या है? राजभाषा है। भारत के संविधान में जर्मनी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो नहीं, जर्मनी को नहीं बल्कि अंग्रेजी को दिया गया है। किसको दिया है? अंग्रेजी को दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली बात क्या है? गलत है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 20 भाषाएं नहीं बल्कि 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो इसमें केवल कौन सा सही है आपका? तो केवल आपका पहला सही है, ठीक है। कौन सा सही है आपका? केवल पहला सही है, ठीक है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत की सह राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसमें बोला क्या है? जर्मनी है, तो गलत हो गया। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ना कि 20 नहीं है, 22 है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा।
आइए, बोल रहा है कि अभी कहते हैं चाय एक महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। बताना आपको क्या, चाय एक महत्वपूर्ण रोपण कृषि है, ठीक है ना। चाय जो है वो क्या महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। चाय भारत का उत्पादन नहीं होता है, चाय में भारत का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखो देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चाय क्या है आपका, एक रोपण फसल है। चाय क्या है आपका, रोपण फसल है, ठीक है, रोपने वाली है। भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता है, ये गलत है, ये होता है भारत में, ठीक है ना, भारत में होता है, ठीक है। तो देखो, तो चाय क्या है आपका, एक रोपण कृषि है, ठीक है, क्या है, रोपण फसल। भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें सी क्या है, सही है, ठीक है, ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, निम्न में किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मानसिंगनाम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मानसिंगनाम में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बात करते हैं, ठीक है। मानसिंगनाम कहाँ है आपका, मेघालय के अंदर। कहां पर है, मेघालय। श्रीमान श्रीनिवास के देश में झूम कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बोला श्रीमान और श्रीनिवास के देश में झूम कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। बताइए वह श्रीमान और श्रीनिवास किस देश के निवासी हैं, ठीक है ना। तो झूम कृषि को रोका कहां पे कहा जाता है, झूम कृषि को रोका कहां पे कहा जाता है, तो ब्राजील में कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है, झूम कृषि को रोका कहां पे कहा जाता है, ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। बाघ के लिए कौन सा, ठीक है ना, उदाहरण है। तो देखो, मानस बाघ रिजर्व, ये भी सही है। पेरियर बाघ रिजर्व, ये भी सही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी, तीनों सही है। तीनों क्या है, किसके लिए, बाघ परियोजना के लिए। तीनों किसके लिए है, बाघ परियोजना के लिए। अगला, ठीक है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में, ठीक है ना, कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थेरियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, थेरियम, ठीक है ना, थेरियम पाया जाता है मोनाराइट में। निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए, ठीक है। मृदा बताता है, मृदा बताना है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण का अनुसार बदलाव आ जाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ आदि से ये मृदाएं क्या होती है, बनती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला बेटा हमें क्या करना है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो पाई जाती है आपकी बेटा वन मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है, वन मृदा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बोला इनमें से कौन सा वन संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। वन संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है, ठीक है ना। कौन सा है जो वन संरक्षण का तरीका, ठीक है, सीधे भागीदारी नहीं करता है, ठीक है। तो आपका कौन सा जाएगा इसके अंदर, देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है, चिपको आंदोलन, बीच बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशुहार एवं परिसीमन। वन संरक्षण का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है, ठीक है ना, समुदाय का सीधे भागीदारी कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका वन्य जीव पशुहार परिसीमन। इसमें सीधे लोगों की भागीदारी नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर से उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कल्पना दर्शक। क्या बोलते हैं, कल्पना दर्श, ठीक है। एक ऐसा समाज जो समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको क्या बोलते हैं, कल्पना दर्शक, ठीक है। आगे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1707 में हुई। कब हुई, 1707 में। आगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है ना, इनको हमें क्या करना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आप किसको लगाओगे, ठीक है ना। पहला जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन, ठीक है। जेम्स हिक्की के द्वारा कब प्रकाशित किया गया, 1780 में। कब प्रकाशित किया गया, 1780 में, ठीक है। अगला, राजा राम मोहन रॉय द्वारा संवाद कुमुदनी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है, जो संवाद कुमुदनी है, ठीक है ना, वो कब है, तो 1821 में। संवाद कुमुदनी कब है, 1821 में, ठीक है। फारसी अखबार जामे जहां, ठीक है, का प्रकाशन, फारसी अखबार जो है वो जामे जहां, तो इसका कब है, 1822 में। कब है, 1822 में, ठीक है। और रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण, रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण कब है, 1810 में। कब है, 1810 में, ठीक है।
इसमें 1810 में। तो आप सबसे पहले कौन सा लगाओगे, तो सबसे पहले आप पहला लगाओगे, पहला आएगा, ठीक है, ठीक है, पहला आ गया 1780 का। फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका 1810 आएगा, क्या आएगा 1810 आएगा। फिर उसका 1821 आएगा, फिर उसके बाद 1822 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं जापान, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी, ठीक है। जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है जिसका नाम डायमंड सूत्र है वो क्या 868 ईस्वी में छपी, ठीक है, जो 868 ईस्वी में छपी, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है कि जो जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है वो 868 ईस्वी में छपी थी। योहान गुटेनबर्ग फारस के थे, ठीक है, फ्रांसीसी यात्री थे, नहीं ये जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के। तो ए सही है, ठीक है, आर क्या है, गलत है, ए सही आर गलत, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके 20 सेट 1 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर सारे मिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे क्या इसके अंदर मिक्स है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो आप पेपर आएगा सेक्शन वाइज आएगा, तो ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में होगा और हिस्ट्री वाला हिस्ट्री में होगा, और जो आपका इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल वाला पॉलिटिकल में होंगे, ठीक है ना, आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, ठीक है, सेट 2 की, जिसके अंदर मैंने और 20 क्वेश्चन ले रखा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, गलत मिलान को चिन्ह करना है, ठीक है। गलत मिलान कौन सा है, ठीक है ना, इसमें से गलत मिलान कौन सा है। तो आपका गलत मिलान देखो, जलोढ़ मृदा में गन्ने की खेती की जाती है, बात सही है, ठीक है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, लेटराइट मिट्टी में काजू की खेती की जाती है, बात सही है। लाल मिट्टी में नहीं, ठीक है, लाल मिट्टी में सेब की खेती नहीं की जाती है। वन भूमि में किया जाता है, वन भूमि में जो पहाड़ी इलाका होता है ना वहां पे सेब की खेती की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना, गलत वाले का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्या है, ये वाला गलत है। लाल मृदा, ठीक है ना, सेब की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य है, रिजर्व बैंक का कौन कौन से कार्य है। बैंकों को ब्याज की दरों व शर्तों के लिए दिशा निर्देश देना, ये सही है। मुद्रा जारी करना, बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, ये भी सही है। बैंक की कार्यप्रणाली पर नजर रखना, ये भी सही है, ठीक है। तो सारे के सारे सही है, तो उपरोक्त कथन सभी सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित से 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में कौन सा सत्य है। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसमें बताया है कि निम्न में कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है, ठीक है। तो इसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, बात सही है बिल्कुल। इसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, ये भी बात सही है। यातायात संचार व्यवस्था को सुधारा, ये भी बात सही है। इस क्रांति को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी बात क्या है, सही है। तो सभी कथन क्या है, सही है। किसके नागरिक संहिता के मुताबिक, नेपोलियन के नागरिक संहिता के मुताबिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में से कौन सा चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा इसमें से जो चीज है लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की गरिमा, बिल्कुल सही है। बहुसंख्यक का शासन, नहीं, सभी का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर क्या होना चाहिए, सभी का शासन। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है। इसमें से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है, कौन सा कारण इसमें से भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है। तो देखो, खनन से भूमि निम्नीकरण होता है, अतिचारण से भूमि निम्नीकरण होता है, अति सिंचाई से भूमि निम्नीकरण होता है, लेकिन वनोरोपण से भूमि निम्नीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही है। वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी, जो वियना कांग्रेस है वो कब आयोजित की गई थी, तो 1815 में आयोजित की गई थी। वियना कांग्रेस कब आयोजित की, 1815 में। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग वस्तुओं का उत्पादन के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया जाता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रों में हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, ठीक है ना, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। चलिए उत्पादन इसमें किया जाता है। अलग इलम की मांग को लेकर श्रीलंका में सत्ता संघर्ष किसके द्वारा किया गया था, तो भाई ये तमिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तमिलों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। राकेश अपने खाते में चावल की बुआई, अपने खेतों में चावल की बुआई करना चाहता है, उसे किस ऋतु में चावल को बोना चाहिए। चावल को बोने के लिए कौन सा ऋतु सबसे अच्छा है, वर्षा ऋतु, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, काफी ज्यादा क्या चाहिए, पानी।
इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहां पे पाई जाती है? तो आपका महाराष्ट्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। आइए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के संदर्भ में सही है? इटली का एकीकरण के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है? जोसेफी मैथिली ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यह बात क्या है? सही है। जोसेफी मैथिली ने इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जोसेफ गैरिबोल्डी ने स्वतंत्र राजतंत्र का समर्थन था? ठीक है, नहीं। ठीक है, इटली में काफी जनसंख्या साक्षर थी? नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है? केवल पहला सही है कि मैथिली ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, केवल ऑप्शन ए सही है, केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? कोयले के संदर्भ में कौन सा सही है? कोयला बहुत ही मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, बहुतायत, बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन है, तो ये जीवाश्म ईंधन है। लिग्नाइट उच्च कोटि का भूरा कोयला जो सख्त एवं निर्मित आर्द्रता वाला होता है। बिटुमिनस वाणिज्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोयला ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है? नहीं, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार खत्म करने के बाद ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो गलत कौन सा था? यही वाला गलत था, पकड़ो इसको। ठीक है, यही गलत था। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सत्य है? कौन सी चीजें सत्य है? 100 वर्षों के दिन रोजगार मिलेगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार, ठीक है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो सही है। सारी चीजें सही है, तो उपरोक्त सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साध्य देने का ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण नहीं है, बोला है नहीं है। मैंने आपको बताया था एक क्षैतिज होता है जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होता है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, नहीं कौन सा है? तो कार्यपालिका नहीं है। कार्यपालिका क्षैतिज का होता है, ऊर्ध्वाधर का नहीं। कार्यपालिका क्षैतिज का होता है, ऊर्ध्वाधर का नहीं होता है। चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि संबंधित क्षेत्र कहा जाता है, बात सही है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक कहा जाता है, ठीक है। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता नहीं, यही बात गलत है, यही बात गलत है। बैंक तृतीय क्षेत्र के, हाँ भैया सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कौन सा असत्य था? असत्य कौन सा था? ये वाला सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1972 में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1972 में, ठीक है। अगला, नीचे दिए गए कथनों में कथन ये सही है, ठीक है, कथन और कारण वाले। तो भारत एक विकासशील देश है, बात सही है। भारत क्या है? एक विकासशील देश है, अपना विकास कर रहा है, ठीक है। भारत का एक विकासशील देश है, ठीक है। और उसके बाद भारत की साक्षरता 100% है, नहीं। भारत की साक्षरता 100% नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभिकथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। आगे नीचे दिए गए दो कथन दिए गए, इसको पढ़ना और को बताना है। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान सभी को एक ही देश में एक साथ रहने में सक्षम बनाने के लिए था, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। अभिकथन और कारण दोनों क्या है? सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है ना। ये कर लिया हमने 18, 19 में देखते हैं, ठीक है ना। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। अठारह सौ 32 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, बात सही है, ठीक है ना। बात सही है। कुस्तुनतुनिया की संधि से क्या हुआ? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। वियना कांग्रेस में मेटरनिक ने आयोजित की, ठीक है। वियना कांग्रेस मेटरनिक ने क्या किया? आयोजित किया। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नीचे दिया कथन और कारण है, ठीक है। तो चलिए, एक खनिज विशेष रूप से निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है।
जो एक खनिज होता है वो तत्वों का योग होता है, उन तत्वों का निर्माण समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। हाँ बिल्कुल सही है, बात क्या है, सही है, ठीक है ना, बात बिल्कुल क्या है आपका, ये यहां पर ये सही है, ठीक है ना। आगे, खनिज में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और तथा विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं। खनिज में, ठीक है ना, खनिज में क्या पाए जाते हैं, ठीक है ना, विविधता, रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविधता क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है, ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है ना, ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन अभी कथन और कारण एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों जो अगला सेट देखते हैं, ठीक है ना, दो सेट कर लिया हमने, ठीक है, 2020 क्वेश्चन के। अगला सेट देखते हैं, ठीक है ना। तो सेट का जो थर्ड सेट है उसमें आपको क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन थर्ड सेट का क्या कहता है, ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो देखो बोला कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अक्सर किसे श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। इटली के एकीकरण में किसको ज्यादा श्रेय दिया जाता है, तो ओ को दिया जाता है, ठीक है, जेस्पी गैरीबोल्डी को क्या किया जाता है, श्रेय दिया जाता है इटली के एकीकरण में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन अब देखो। दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी जिसने स्वशासन और भारतीय राष्ट्रवाद के विचारों पर चर्चा की है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसकी है बेटा, तो महात्मा गांधी की है। किसकी है, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक है, ठीक है। अगला, समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और उपन्यासों के प्रसार ने किसमें योगदान दिया। समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं और उपन्यासों के प्रसार ने किसमें ज्यादा योगदान दिया। समाचार पत्र वगैरह जो थे इसने किसमें ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। तो इसने किसमें दिया है, तो जनमत को आकार देना, राजनीतिक जागरूकता करना और सामाजिक सुधार करने में ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है। अगला, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो इसका क्या महत्व होता है, तो ये क्या करता है, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की क्या संबंध होता है। जो संघीय व्यवस्था होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है सी। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच शक्तियों का क्या होता है, साझा होता है, ठीक है ना। केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या करती है, शक्तियों को साझा करती है, बांटती है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में दोनों के बीच में क्या होता है, बंटवारा होता है। सतत विकास की अवधारणा में शामिल है, ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा में क्या शामिल है, तो पारिस्थितिकी और सामाजिक स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। क्या करना, आर्थिक विकास को संतुलित करना, पारिस्थितिकी और सामाजिक स्थिरता के साथ सामाजिक विकास को, आर्थिक विकास को क्या करना, संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधि आमतौर पर वर्गीकृत की जाती है, ठीक है, कौन सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो कृषि और संबंधित गतिविधियां, ठीक है ना। प्राथमिक अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्र के तरफ कौन सा आता है, कृषि संबंधित आर्थिक गतिविधियां आ जाती है। कौन सा आ जाता है, कृषि संबंधित आर्थिक गतिविधियां आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो भारत में तृतीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र जो होता है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये क्या करता है, यह सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है। हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। किसका है, तृतीय क्षेत्र का। अगला, ऋण और ऋण के संदर्भ में समर्थक ऋण आधार शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है ना। समर्थक ऋण का क्या अर्थ है, तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई मूल्यवान संपत्ति, ठीक है, यानी कि जिससे तुम उधार ले रहे हो उसके बदले तुम क्या कर रहे हो, उसको आप, ठीक है ना, कुछ संपत्ति गिरवी रख रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समर्थक ऋण आधार कहते हैं, ठीक है। तो 9वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन की मुख्य रूप से क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाता है। ये क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, किस संसाधन को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन दोनों माना जाता है, ठीक है, जिसका पुनः प्रयोग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यह इस प्रकार निर्भर करता है कि इसका प्रबंधन और उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना, कि इसका प्रबंधन और उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय भी है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। जल संसाधन ये नवीकरणीय भी है और गैर नवीकरणीय जल संसाधन जो है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवों अभ्यारण्य की प्राथमिक भूमिका है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वन
वन्य जीवन और उनके आवासों की रक्षा करता है। क्या करता है ये? वन और वन्य जीवन के उनके आवासों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय उद्यान किस लिए बनाए जाते हैं? जो जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, बनाए जाते हैं। अगला, वन और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में अवैध शिकार से क्या अभिप्राय है? अवैध शिकार का मतलब क्या होता है? ठीक है, अवैध शिकार का मतलब क्या होता है? वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, ठीक है ना। वन्य जीवों का अवैध शिकार करना क्या कहलाता है? अवैध शिकार कहलाता है, ठीक है ना। जो जीव जंतु है उनको पकड़कर क्या करना? उनका बेच देना या उनको मार देना, ये क्या कहलाता है? अवैध शिकार कहलाता है। अगला, जल संसाधन के संबंध में बांधों और जलाशयों के निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो बनाया जाता है, ठीक है ना, बांध और जलाशय, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है जल के प्रवाह को नियमित करना और बाढ़ को रोकना, ठीक है। अगला, 14वीं शताब्दी में दिल्ली के हौज खास तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 14वीं शताब्दी में दिल्ली के हौज खास के जो तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिल्ली के हौज खास के, ठीक है, किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अगला, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा, जो ऊर्जा फूट रहा है ना आजकल, देख रहा है ना, ईरान अमेरिका का, ठीक है ना, उनके बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, परमाणु बम को ही लेके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा होता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा होता है? तो आपका यूरेनियम होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम। तो छठे का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कह रहा है? लोकतंत्र से आर्थिक असमानता को कम करने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। लोकतंत्र, जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे आर्थिक असमानताओं को कम करने की उम्मीद की जा सकती है। लोकतंत्र आर्थिक समानता पर आधारित होता है। लोकतंत्र क्या कह रहा है कि जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित है? ठीक है, आर्थिक समानता पर आधारित है, ठीक है। तो देखो, लोकतंत्र क्या करेगा? आर्थिक असमानता को कम कर देगा, ठीक है, आर्थिक असमानता को कम कर देगा, लेकिन लोकतंत्र आर्थिक समानता पर आधारित नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र में, ठीक है, आर्थिक समानता पर आधारित नहीं है। यहाँ पे, ठीक है, गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं, सबके बीच समानता नहीं हो सकती है, लेकिन असमानताओं को कम कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ठीक है। हाँ, ये रहा 18। 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड के हजारों करीब किसानों की मृत्यु हो गई। आपको संकल्पना दे रखी है, 1880 के दशक में के मध्य में आयरलैंड के हजारों गरीब किसानों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। ये आपको संकल्पना दे रखी है, ठीक है। और आलू की फसल रोग से नष्ट हो गए। आलू की जो फसल थे वो क्या हो गए? नष्ट हो गए, ठीक है। आलू की जो फसल थे वो रोग के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए। तो ये क्या है आपका? इसका ऑप्शन जो है, ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। संकल्पना और कारण दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो 1840 के दशक में आयरलैंड में क्या हुआ? बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है ना, क्या हो गए? मर गए, ठीक है। किसकी वजह से? आलू की फसल के रोग की नष्ट की वजह से, ठीक है, भूखमरी के कारण। आइए, लो अयस्क बुनियादी खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही है। लो अयस्क जो है आधुनिक खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। बात क्या है? सही है, ठीक है। भारत अपनी आंतरिक मांगों को पूरा करने के बाद पर्याप्त मात्रा में लौह खनिजों का निर्यात करता है, ठीक है। लौह खनिजों का भारत क्या करता है? निर्यात करता है। ये भी बात क्या है? सही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना। दोनों सही तो है, निर्यात तो करता है, ठीक है, और आर्थिक विकास के लिए लौह अयस्क खनिज क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक दूसरे से ये जुड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दे रखा है, ठीक है ना, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। शिशु मृत्यु दर केरल में क्या है? कम है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इससे बुनियादी स्वास्थ्य शैक्षिक सुविधाएं का पर्याप्त प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि यहां पर, ठीक है, बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 20वें का क्या हो जाएगा आपका? ए, कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं और शैक्षिक सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये था आपका सेट 3, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, ठीक है ना, अगला सेट 4 की, ठीक है ना, सेट 4 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1868 में ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र है। वो मैंने आपको पिछले सेट में बताया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की गई? ठीक है, किसके नेतृत्व में जर्मनी जो साम्राज्य थी, ठीक है, घोषणा की गई किसके नेतृत्व में? तो प्रसा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? प्रसा के नेतृत्व में। अगला, निम्नलिखित में से कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है?
ठीक है, कोयले का सबसे, ठीक है, सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? तो एंथ्रोसाइट है। कौन सा है? एंथ्रोसाइट। कोयले का सबसे बढ़िया किस्म जो आपका आंसर होगा, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा, जिसमें नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, रेतीली होती है और लाल और भूरे रंग की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा आंसर होगा। क्या होगा? मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा काम का अधिकार भी कहा जाता है? काम का अधिकार कौन सा है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, काम का अधिकार कहते हैं। ठीक है, आइए मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। जैसे कि कृषि मत्स्य प्राथमिक क्षेत्रक है, तो बैंकिंग और व्यापार कौन सा होगा? तृतीयक क्षेत्रक होगा। बैंकिंग और व्यापार कौन सा होगा? तृतीयक क्षेत्रक होगा। ठीक है, चलिए अगला करेंसी। ठीक है ना, करेंसी सोने के सिक्के, पशु, अनाज। ठीक है ना, बोला सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, सही मिलान की हमें क्या करना है? पहचान करना है। तो करेंसी की जो नोट है वो क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप है। मुद्रा का आधुनिक रूप है करेंसी नोट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सोने के सिक्के तो है ही नहीं, ठीक है ना, पशु भी है नहीं, अनाज भी है नहीं, तो कौन सा है आधुनिक मुद्रा का रूप? तो करेंसी है। कौन सा है? करेंसी। अगला, निम्नलिखित में किस देश को बहुसंख्यक के कारण गृह युद्ध का सामना करना पड़ा? तो वो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका में गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। बिल्कुल ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान कहता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करता है। एक धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, सभी लोगों को कोई भी धर्म अपनाने मानने की आजादी है। बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। आइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगला, संघात्मक सरकार के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से हैं? संघात्मक जो सरकार होती है उसके विशिष्ट लक्षण कौन से हैं? ठीक है ना, तो बोला कि संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन। बिल्कुल सही है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा। बिल्कुल सही है। कर के स्रोतों को सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य बांटा जाता है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें क्या है? संघात्मक सरकार की विशेषताएं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट है 11 का। अगला, बोला कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है? तो साहूकार नहीं शामिल है। यह अनौपचारिक स्रोत होता है। साहूकार क्या होता है? अनौपचारिक स्रोत होता है। साहूकार कौन सा होता है? अनौपचारिक स्रोत होता है। ठीक है, अगला 13वां देखते हैं। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक वृद्धि में उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना, छपाई खाने से क्या हुआ? वृद्धि के साथ पुस्तक की भी वृद्धि हुई। योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठीक है ना, इसमें एक व्यक्ति की बात की जा रही है, इसमें पुस्तकों की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा था? बी है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के समर्थन में नहीं है। ठीक है, आइए अगला, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? जो बांध है वो आधुनिक मंदिर है। ठीक है ना, क्या है? आधुनिक मंदिर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कथन था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि जो बांध है आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना देश के विकास में समृद्धि के रास्ते में समृद्धि के रास्ते पर ले जाती है। बिल्कुल दोनों सही है। बात दोनों क्या है? सही है। ठीक है ना, जो दोनों बात है वो क्या है? सही है। ठीक है ना, कि ये ठीक है आधुनिक बांध जो है वो क्या है? ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है ना, ये भी बात सही है। बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना देश के विकास में समृद्धि के रास्ते पर लेके जाती है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है? सही है, लेकिन एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला है कि परिवहन, भंडारण, संचार आदि तृतीय गतिविधियां हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है। ये गतिविधियां वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाएं सर्जन करती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 15वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, 15वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए
16वां देखा जाए, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम है, बात सही है। भारत समाज अभी भी पितृ प्रधान है, ठीक है ना, अभी भी पितृ प्रधान है, बात सही है, ठीक है ना, बात क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, ठीक है ना, दोनों ही समाज के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सी है, तो टाटा मोटर्स, ठीक है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा मोटर्स है, ठीक है, इन्फोसिस और रैनबैक्सी, ठीक है, रैनबैक्सी, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, इसमें से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन सी है, तो ये तीनों के तीनों ही भारतीय राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, टाटा मोटर, इन्फोसिस और रैनबैक्सी, ये तीनों के तीनों ही क्या है, भारतीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगला 18वां, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, सरकार का बनाना, चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण करना, उपरोक्त सभी, सारे काम करता है। राजनीतिक दल क्या करता है, सारे काम करता है। अगला, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानून से एक उचित हिस्सा देने का तरीका को क्या कहा जा सकता है, ठीक है, निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा देने के तरीकों को क्या कहा जा सकता है, बोला निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा देने के तरीकों को क्या कहा जाता है, एक उचित हिस्सा देना है, क्या देना हमें, एक उचित हिस्सा देना है महिलाओं को, ठीक है ना, कानूनी रूप से, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, निर्वाचित संस्थाओं में निश्चित प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर देना, क्या कर देना, आरक्षण कर देना। 20वां देखते हैं, तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र के अनुरूप कौन सी चीजें नहीं है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल सही है, व्यक्ति के रूप में बिल्कुल सही है, बहुसंख्यक का शासन नहीं, यही गलत है, यही गलत है, ठीक है ना। तो ये थे बेटा आपके और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने 2020 के 4 सेट लगाए, यानी कि हमने टोटल 18 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन किए, 80 के आसपास के हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे आपके हर सेक्शन के अंदर। तो आप जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को एक बार और देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है ये आपके, ठीक है ना। और अगर आपने, ठीक है ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को नहीं देखा है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के, तो आप उनको भी देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं, करवा रखा हूं उसको, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए।